जय माता दी, सभी को राधे राधे। आज हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार भूमिका 2 पढ़ेंगे, जिसमें हिंदी भाषा उद्भव विकास स्वरूप पढ़ेंगे। हिंदी जिस भाषा धारा के विशिष्ट वैश्विक और कालिक रूप का नाम है, भारत में उसका प्राचीनतम रूप संस्कृत है। संस्कृत का काल मोटे रूप से 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इस काल में संस्कृत बोलचाल की भाषा थी। उस बोलचाल की भाषा का ही विशिष्ट और मानक रूप संस्कृत वाङ्मय में प्रयुक्त हुआ है। संस्कृत भाषा के 2 रूप मिलते हैं, एक वैदिक संस्कृत है जिसमें वैदिक वाङ्मय की रचना हो, और दूसरी लौकिक या क्लासिकल संस्कृत है। तो संस्कृत के 2 रूप मिलते हैं, पहला एक वैदिक संस्कृत है जिसमें वैदिक वाङ्मय की रचना हुई, दूसरी लौकिक या क्लासिकल संस्कृत है जिसमें वाल्मीकि, व्यास, भास, अश्वघोष, कालिदास, माघ आदि की रचनाएं हैं। इस संस्कृत काल के अंत तथा मानक या परिनिष्ठिक भाषा तो एक ही थी, किंतु 3 क्षेत्रीय बोलियां विकसित हो चली थी, जिन्हें पश्चिमोत्तरी, मध्यदेशी, पूर्वी नाम से अभिव्यक्त किया जा सकता है। ठीक है। संस्कृत कालीन बोलचाल की भाषा विकसित होते होते 500 ईसा पूर्व के बाद प्रवृत्ति काफ़ी बदल गई, जिसे पाली की संज्ञा दी गई। ठीक है। इसका काल 500 ईसा पूर्व की पहली ईस्वी तक है। पाली की संज्ञा दी गई, इसका काल 500 ईसा पूर्व से पहली ईस्वी तक है। बौद्ध ग्रंथों में पाली का जो रूप मिलता है वह इस बोलचाल की भाषा का ही शिष्ट और मानक रूप था। इस काल में क्षेत्रीय बोलियों की संख्या 4 हो गई: पश्चिमोत्तरी, मध्यदेशी, पूर्वी और दक्षिणी। ठीक है। पहलवी ईस्वी तक आते आते यह बोलचाल की भाषा परिवर्तित हुई तथा पहली ईसा पूर्व 500 से ईस्वी तक का इसका रूप प्राकृत नाम से अभिव्यक्त किया गया। इस काल में क्षेत्रीय बोलियां कई थीं, जिनमें मुख्य सौरसेनी, पैशाची, ब्राह्मण, महाराष्ट्री, मागधी, अर्धमागधी प्रमुख थी। प्राकृतों से ही विभिन्न क्षेत्रीय अपभ्रंशों का विकास हुआ। अपभ्रंश भाषा का काल मोटे रूप से 500 ईसा पूर्व से 1000 तक है। ठीक है। यहाँ तक हो गया था। प्राकृतों से ही विभिन्न क्षेत्रीय अपभ्रंशों का विकास हुआ। अपभ्रंश भाषा का काल मोटे रूप से 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक है। आज के प्राप्त अपभ्रंश साहित्य में मुख्यतः पश्चिमी और पूर्वी 2 ही भाषा रूप मिलते हैं, किंतु प्राकृत के मुख्यतः 5 क्षेत्रीय रूपों तथा आज की 9 लहदा, पंजाबी, सिंधी, गुजराती, मराठी, हिंदी, उड़िया, बांग्ला, असमिया हैं। ठीक है। आर्य भाषाओं के बीच की अपभ्रंश रूप में प्राप्त कड़ी के क्षेत्रीय रूपों की संख्या 6 और 10 के बीच में ही होगी, इससे कम नहीं हो सकती। इससे यह अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है कि अपभ्रंश के सभी क्षेत्रीय रूपों का अपभ्रंश साहित्य में ही प्रयोग वही हुआ। यदि विभिन्न प्राकृतों से विभिन्न विकसित अपभ्रंशों को किसी अन्य नाम से अभाव में प्राकृत नामों से भी अभिव्यक्त करें, तो आधुनिक आर्य भाषाओं का जन्म अपभ्रंश के विभिन्न क्षेत्रीय रूपों से इस प्रकार माना जा सकता है: अपभ्रंश, आधुनिक भाषा तथा उपभाषा। ठीक है।
सौरसेनी, अब सौरसेनी के देख ले उत्तर पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी, गुजराती। पैसाची में लहंदा पंजाबी, ब्राचड़ में सिंधी, महाराष्ट्री में मराठी, मागधी में बिहारी, बांग्ला, उड़िया, समिया, अर्धमागधी में पूर्वी हिंदी। अब ऐसे पूछ सकते हैं, बता एक मिनट को बताते हैं। सौरसेनी अपभ्रंश से कौन कौन सी आधुनिक भाषाएं निकली हैं? तो उसमें ऑप्शन हो सकता है पश्चिमी, लहंदा, पंजाबी, राजस्थानी, सिंधी, पहाड़ी, गुजराती। तो पता होगा तो आप कर सकते हैं, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। सौरसेनी पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी, गुजराती। पैसाची लहंदा पंजाबी, ब्राचड़ सिंधी, महाराष्ट्री मराठी, मागधी बिहारी, बांग्ला, उड़िया, असमिया, अर्धमागधी पूर्वी हिंदी। उपयुक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि हिंदी भाषा का उद्भव अपभ्रंश के सौरसेनी, अर्धमागधी, मागधी रूपों से हुआ है। हिंदी प्रदेश, उपभाषा तथा बोलियां। हिंदी भाषा का क्षेत्र हिमाचल प्रदेश, पंजाब का कुछ भाग, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, बिहार है। हिंदी भाषा का क्षेत्र हिमाचल प्रदेश, पंजाब का कुछ भाग, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश तथा बिहार है, जिसे हिंदी भाषी प्रदेश कहते हैं। इस पूरे क्षेत्र में हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं, जिनके अंतर्गत मुख्यतः 10 बोलियां हैं। देख लेते कौन कौन सी। इधर भाषा दिया है, ठीक है, इधर उपभाषा, ये भाषा हो गई, ये उपभाषा हो गई, ये बोलियां हो गई। तो ठीक देख लेते कि हिंदी पश्चिमी हिंदी, ठीक, इसके अंतर्गत देख लेते खड़ी बोली, कौरवी, ब्रजभाषा, हरियाणवी, बुंदेली, कन्नौजी। ये पूछते हैं हर एग्जाम में, चाहे यूपीपीजीटी हो, यूपीटीजीटी हो, जीआईसी हो, एलटी हो, या यूजीसी नेट हो, या असिस्टेंट प्रोफेसर में, ठीक है। अब पूर्वी हिंदी अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। इसको हमने आबा छा करके भी किया है और ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। ए बी सी, ए से अवधी, बी से बघेली, सी से छत्तीसगढ़ी, ठीक है। राजस्थानी, पश्चिमी राजस्थानी, मारवाड़ी, ठीक है। पूर्वी राजस्थानी, जयपुरी, उत्तरी राजस्थानी, मेवाती, दक्षिणी राजस्थानी, मालवी, ठीक है। पहाड़ी, पश्चिमी पहाड़ी, मध्यवर्ती पहाड़ी, कुमाऊनी, गढ़वाली। बिहारी, भोजपुरी, मगही, मैथिली, ठीक। ये तो आप पता कर सकते हैं कि बिहारी बोली के अंतर्गत कौन आती है, भोजपुरी, मगही, मैथिली। अब आगे देख लेते हैं खड़ी बोली। खड़ी बोली शब्द का प्रयोग 2 अर्थों में होता है। एक तो साहित्यिक हिंदी खड़ी बोली के अर्थ में, तो दूसरा दिल्ली मेरठ के आसपास की बोली के लोक बोली के रूप में अर्थ होता है। यहाँ दूसरे अर्थ में ही इस शब्द का प्रयोग किया जा सकता है, मतलब दूसरे अर्थ में कौन सा, दिल्ली मेरठ के आसपास की लोक बोली के अर्थ में, ठीक है। इसी अर्थ में कौरवी का भी प्रयोग कुछ लोग करते हैं। खड़ी बोली में खड़ी शब्द का अर्थ विवादास्पद है। कुछ लोगों ने खड़ी बोली का अर्थ खड़ी, प्योर अर्थात शुद्ध माना है, तो दूसरी ने खड़ी, स्टैंडिंग। कुछ अन्य लोगों ने इसका संबंध खड़ी बोली में अधिकता से प्रयुक्त खड़ी पाई, ठीक है, गया, बड़ा का तथा उसके ध्वन्यात्मक प्रभाव कर्कशता से जोड़ा है। यो अभी तक का यह प्रश्न अनिश्चित है। खड़ी बोली या कारवी का उद्भव सौरसेनी अपभ्रंश से उत्तरी रूप में हुआ है तथा इसका क्षेत्र देहरादून, मैदानी भाग, सहारनपुर, मुजफ्फर, मेरठ, दिल्ली का कुछ भाग, बिजनौर, रामपुर, मुरादाबाद। ये देख लेना क्योंकि पूछ सकते हैं कि खड़ी बोली में कौन कौन से शहर आते हैं, मतलब आते हैं, जैसे सहारनपुर हो गया, मुजफ्फरनगर, मेरठ, दिल्ली का कुछ भाग, बिजनौर, रामपुर, मुरादाबाद। लोक साहित्य की दृष्टि से खड़ी बोली बहुत संपन्न है और इसमें पावड़ा, नाटक, लोक कथा, लोकगीत आदि पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। इसका काफ़ी अंश प्रकाशित भी हो चुका है। हिंदी, उर्दू, हिंदुस्तानी तथा दक्खनी एक सीमा खड़ी बोली पर आधारित होता है, ठीक है। ब्रजभाषा, अब ब्रजभाषा का पुराना अर्थ पशुओं या गौओं का समूह या चारा का आदि है, ठीक है। पशुपालन के प्रधान के कारण यह क्षेत्र ब्रज कहलाए और इसी आधार पर इसकी बोली ब्रजभाषा कहलाई। इसका विकास सौरसेनी अपभ्रंश के मध्यवर्ती रूप में हुआ। ब्रजभाषा आगरा, अब देख लेते हैं इसका क्षेत्र
ब्रजभाषा आगरा, मथुरा, अलीगढ़, धौलपुर, मैनपुरी, एटा, बदायूं, बरेली आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है। साहित्य और लोक साहित्य दोनों ही दृष्टियों से ब्रजभाषा बहुत संपन्न है। हिंदी प्रदेश के बाहर भी भारत के अनेक क्षेत्रों में ब्रजभाषा में साहित्य रचना होती रही। सूरदास, तुलसीदास, नंददास, रहीम खान, बिहारी देव रत्नाकर आदि इसके प्रमुख कवि हैं। हरियाणवी, देखो हरियाणी मतलब हरियाणवी, हरियाणा शब्द की उत्पत्ति विवाद इस पर हरि या प्लस यान, कृष्ण का यान इधर से ही द्वारका गया था। हरि प्लस अरण्य, हरा वन तथा अहिर आना, राजपुताना तेलंगाना की तरह आदि कई मत दिए गए हैं, किंतु कोई भी सर्वमान्य नहीं है। हरियाणी का विकास उत्तरी सौरसेनी अपभ्रंश के पश्चिमी रूप में हुआ है। खड़ी बोली अहिरवाटी, मारवाड़ी, पंजाबी से घिरी इस बोली को कुछ लोग खड़ी बोली पंजाबी से प्रभावित मानते हैं। इसका क्षेत्र मोटे रूप से हरियाणा, दिल्ली का देहाती भाग है। हरियाणा में केवल लोक साहित्य है, जिसका कुछ अंश मुद्रित भी है। बुंदेली का देख लेते हैं। बुंदेली राजपूतों के बुंदेली राजपूतों के कारण मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश सीमा रेखा के झांसी, छतरपुर, सागर तथा आसपास के भाग को बुंदेलखंड कहते हैं। वही की बोली बुंदेली या बुंदेलखंडी है। इसका क्षेत्र झांसी, जालौन, हमीरपुर, ग्वालियर, ओरछा, सागर, नरसिंहपुर, सिवनी, होशंगाबाद तथा आसपास का क्षेत्र। बुंदेली का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। अब पूछ सकते हैं कि बुंदेली का विकास किससे हुआ है, तो सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। बुंदेली में लोक साहित्य काफ़ी है, जिसमें ईश्वरी के फोक बड़े प्रसिद्ध हैं। कहा जाता है हिंदी प्रदेश की प्रसिद्ध लोक कथा आल्हा, जिसे हिंदी साहित्य में स्थान मिला है। मूलतः बुंदेली की एक उपबोली बनाफरी लिखी गई थी। कन्नौजी भाषा देख लेते हैं। इससे आपका हिंदी भाषा उद्भव विकास जो यूनिट 1 है वो भी तैयार हो रहा है, जो यूजीसी नेट में लगी है, यूपी पीजीटी में भी लगी है हिंदी भाषा का, ठीक है, सब में लगी है, जीआईसी में भी है और एलटी में भी है, ठीक। कन्नौजी भाषा से 1, 2, 3, 4 क्वेश्चन आते ही हैं। कन्नौज संस्कृत कान्य कुंज इस बोली का केंद्र है। अतः इसका नाम कन्नौजी पड़ा। यह इटावा, फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर, मुकानपुर, हरदोई, पीलीभीत आदि में बोली जाती है। कन्नौजी भी सौरसेनी अपभ्रंश से निकली है, ठीक है। यह ब्रजभाषा से इतनी अधिक समान है कि कुछ लोग इसे ब्रजभाषा की एक उपबोली मानते हैं। कन्नौजी में केवल लोक साहित्य मिलता है, जिसमें से कुछ अंश प्रकाशित हो चुका है। अवधि इस बोली का केंद्र अयोध्या है। अयोध्या का ही विकसित रूप अवध है, जिससे अवधि शब्द बना है। इसके उद्भव के संबंध में विवाद है। अधिकांश विद्वान इसका संबंध अर्धमागधी अपभ्रंश से मानते हैं, किंतु कुछ लोग इससे पाली की समानता के आधार पर इस मत को नहीं मानते। अवधि का क्षेत्र लखनऊ, इलाहाबाद, फतेहपुर, मिर्जापुर, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, फैजाबाद, गोंडा, बस्ती, बहराइच, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, बाराबंकी है, ठीक है। अच्छे से इसको चाहे नोट डाउन भी कर लेना आप सब। अवधि में साहित्य तथा लोक साहित्य दोनों ही पर्याप्त मात्रा में हैं। इसके प्रसिद्ध कवि मुल्ला दाऊद, कुतुबुन, तुलसी, जायसी, उस्मान, सबल सिंह आदि हैं। बघेली राजपूत के आधार पर रीवा के आसपास तथा इलाका बघेलखंड कहलाता है और वहाँ की बोली को बघेलखंडी या बघेली कहते हैं। बघेली का उद्भव अर्धमागधी अपभ्रंश के एक ही क्षेत्र के रूप में हुआ है। यद्यपि जनमत इसे अलग बोली मानता है, किंतु भाषा वैज्ञानिक स्तर पर यह अवधि की एक ही उपबोली ज्ञात होती और इसे दक्षिणी अवधि भी कहते हैं। किसे? बघेली को, ठीक है। इसका क्षेत्र रीवा, नागौर, शहडोल, सतना, मैहर आसपास का क्षेत्र। कुछ अपवादों को छोड़कर बघेली में केवल लोक साहित्य है। महर है कि मैहर है। छत्तीसगढ़ी मुख्य क्षेत्र छत्तीसगढ़ होने के कारण इसका नाम छत्तीसगढ़ी पड़ा। यह अर्धमागधी अपभ्रंश के दक्षिणी रूप में इसका विकास हुआ। इसका क्षेत्र सरगुजा, गौरैया, बिलासपुर, रायगढ़, खैरागढ़, रायपुर, दुर्ग, नंदगांव, कांकेर है। छत्तीसगढ़ में भी लोक साहित्य है। पश्चिमी राजस्थानी
राजस्थानी का यह रूप पश्चिमी राजस्थान अर्थात जोधपुर, अजमेर, किशनगढ़, मेवाड़, सिरोही, जैसलमेर, बीकानेर आदि में बोला जाता है। इसे मारवाड़ी भी कहते हैं। सौरसेनी अपभ्रंश में इसका विकास हुआ। मारवाड़ी में साहित्य तथा लोक साहित्य दोनों ही पर्याप्त मात्रा में। मीरा के पद इसी में है, मारवाड़ी में। ठीक है। मेवाती उत्तरी राजस्थान में इसका क्षेत्र अलवर, गुड़गांव, भरतपुर आसपास है। मेवो जाति के इलाके मेवात के नाम से इसे मेवाती कहते हैं। इसकी एक मिश्रित बोली अहिरवाटी है जो गुड़गांव तथा दिल्ली के करनाल के पश्चिमी क्षेत्रों में बोली जाती है। इस पर हरियाणवी का बहुत प्रभाव है। मेवाती में केवल लोक साहित्य है। उत्तरी राजस्थानी का उद्भव सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। पूर्वी राजस्थानी देख लेते हैं। राजस्थान के पूर्वी भाग में जयपुर, अजमेर, किशनगढ़ आदि में बोली जाती है। इसकी प्रतिनिधित्व बोली जयपुरी है। जिसका केंद्र जयपुर है। जयपुरी को दूधाड़ी भी कहते हैं क्योंकि इस क्षेत्र का नाम दूधाड़ है। सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित इस बोली के केवल लोक साहित्य है। ठीक है। दक्षिणी राजस्थानी इंदौर, उज्जैन, देवास, रतलाम, भोपाल, होशंगाबाद इसके आसपास का क्षेत्र है। इसकी प्रतिनिधित्व बोली मालवी है जिसका मुख्य क्षेत्र मालवा है। सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित इस बोली में कुछ साहित्य तथा पर्याप्त लोक साहित्य है। ठीक है। पश्चिमी पहाड़ी जौनसार, सिरमौर, शिमला, मंडी, चंबा आसपास का इसका क्षेत्र है। सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित इस बोली केवल लोक साहित्य है। मध्यवर्ती पहाड़ी सौरसेनी अपभ्रंश में विकसित इस बोली का क्षेत्र गढ़वाल, कुमायूं तथा आसपास का कुछ क्षेत्र है। वस्तुतः यह गढ़वाली और कुमाऊनी इन दो बोलियों का ही सामूहिक नाम है। इन बोलियों में लोक साहित्य तो पर्याप्त मिलता है मात्रा में है, साथ ही कुछ साहित्य भी। भोजपुरी बिहार के शाहाबाद जिले के भोजपुर गांव के नाम के आधार पर इस बोली का नाम भोजपुरी पड़ा। मागधी अपभ्रंश के पश्चिमी रूप से विकसित इस बोली का क्षेत्र बनारस, जौनपुर, मिर्जापुर, गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़, बस्ती, शाहाबाद, चंपारण, सारण तथा आसपास का क्षेत्र है। हिंदी प्रदेश की बोलियों में भोजपुरी बोलने वाले सबसे अधिक है। भोजपुरी में मुख्यतः लोक साहित्य मिलता है। शिष्ट साहित्य बहुत कम। भारतीय प्रेम जी, प्रसाद जी आदि इसी क्षेत्र के रहे हैं, किंतु साहित्य में इन्होंने उसका प्रयोग नहीं किया है। मगही संस्कृत मगध से विकसित शब्द मगह इसका नाम आधारित है। मागधी अपभ्रंश से विकसित यह बोली पटना, गया, पलामू, हजारीबाग, मुंगेर, भागलपुर तथा इनके आसपास की बोली जाती है। इसमें लोक साहित्य काफ़ी है, कुछ ललित साहित्य भी। ठीक है। मैथिली मागधी अपभ्रंश के मध्यवर्ती रूप में विकसित यह बोली हिंदी और बांग्ला क्षेत्र की संधि और मिथिल में बोली जाती है। दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पूना, मुंगेर आदि में इसका क्षेत्र लोक साहित्य की दृष्टि से मैथिली बहुत संपन्न है। साथ ही इसमें साहित्य रचना अत्यंत प्राचीन काल से होती चली आई है। हिंदी साहित्य को विद्यापति जैसे रस सिद्ध कवि का देने का श्रेय मैथिली को ही है। इसके अतिरिक्त गोविंद दास, रणजीतलाल, हरिमोहन झा आदि भी इनके अच्छे साहित्यकार हैं। हिंदी, हिंदुस्तानी, उर्दू पीछे यह संकेत किया गया है कि खड़ी बोली का नाम एक प्रयोग साहित्यिक हिंदी, उर्दू, हिंदुस्तानी आदि के आधार पर भाषा या आज की साहित्यिक हिंदी के लिए भी होता है। वस्तुतः आज हिंदी, उर्दू, हिंदुस्तानी नामों से जिन भाषा रूपों में के लिए होता है, व्याकरणिक स्तर पर वे प्राय एक ही हैं और उनकी आधार भाषा व मिश्रित बोली है जो मूलतः कौरवी, पंजाबी, ब्रज आदि के योग से बनी होगी। आज इस खड़ी बोली में जब बोलचाल के शब्दों में आधारभूत शब्दावली बहुप्रचलित तद्भव सरल बहुप्रचलित शब्द, संस्कृत शब्द तथा सरल बहुप्रचलित अरबी, फारसी, तुर्की का प्रयोग होता है तो उससे बोलचाल हिंदी या हिंदुस्तानी कहते हैं। उन शब्दों के साथ ही जब संस्कृत के अल्प प्रचलित अर्थात कठिन शब्दों का भी काफ़ी प्रयोग होता है तो उसे हिंदी या साहित्यिक हिंदी कहते हैं। और जब उन शब्दों के साथ अरबी, फारसी, तुर्की के अल्प प्रचलित अर्थात कठिन शब्दों का बहुत प्रयोग होने लगता है तो उसे उर्दू कहते हैं। इसी तरह खड़ी बोली या सामान्य हिंदी की ये तीन शैलियाँ हैं।
हिंदुइस्ट शब्द हिंदू प्लस ई से बना है। हिंदी हिंदुई या हिंदुई का प्रयोग सबसे प्राचीन के लिए काफ़ी पहले से मिलता है। 13वीं सदी और औफी और आमिर खुसरो ने इसका प्रयोग किया। खलीक बारी में हिंदी और हिंदवी दोनों का प्रयोग हिंदी भाषा के लिए हुआ, किंतु हिंदी का प्रयोग केवल 5 बार जबकि हिंदवी का 30 बार। इसका अर्थ यह हुआ कि पहले हिंदी की तुलना में हिंदवी नाम से ज़्यादा प्रचलित थी। धीरे धीरे हिंदवी नाम उस भाषा के लिए सीमित हो गया जिससे संस्कृत के शब्द अपेक्षा के अधिक थे और हिंदुस्तानी उस भाषा को कहने लगे जिसमें अरबी फारसी के शब्द ज़्यादा थे। गारशा दत्ताशी इतिहास में हिंदुई तथा हिंदुस्तानी नाम ठीक इसी अर्थ में आए हैं। अब प्राय लोग केवल दक्खनी या दक्षिणी तथा इसके पहले के उत्तर भारत के मसऊद खुसरो तथा शंकर गंजी आदि के साहित्य की भाषा के लिए हिंदुई या हिंदवी नाम का प्रयोग करते हैं। हिंदुस्तानी शब्द हिंदुस्तान ई से बना है। ग्रियर्सन, धीरेन्द्र वर्मा आदि कई लोगों का मत है कि यह अंग्रेजों का दिया हुआ है, किंतु वास्तविकता यह है कि तुर्क बाबरी में भाषा के अर्थ में हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग हुआ। प्रारंभ में यह शब्द हिंदी या हिंदवी या समानार्थी था, किंतु आगे चलकर इसका वह अर्थ हो गया जो आज उर्दू का है, अर्थात हिंदी का वह रूप जिसमें अरबी फारसी तुर्की शब्दों का प्रयोग अधिक होता है। जैसा कि ऊपर संकेत है, तासी के प्रसिद्ध इतिहास इस्तवार द लिटरेचर हिंदुस्तानी में हिंदुस्तानी का प्रयोग इसी अर्थ में हुआ है। आगे चलकर जब हिंदी और उर्दू के नामों का एक ही भाषा में ऐसी शैली के लिए होने लगा जिनमें क्रमशः संस्कृत फारसी अरबी फारसी के शब्दों का बाहुल्य था, तो हिंदुस्तानी हिंदी उर्दू के बीच उसी भाषा को कहने लगे जिसमें ना तो संस्कृत के कठिन शब्द होते न अरबी फारसी के। इसमें तद्भव तथा बहुप्रचलित संस्कृत तत्सम और अरबी फारसी के शब्द होते थे जो बोलचाल के प्रयुक्त होते थे। गांधी जी ने हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग इसी अर्थ में किया है। उर्दू शब्द मूलतः तुर्की भाषा का है तथा इसका अर्थ है शाही शिविर या खैमा। तुर्कों के साथ ही यह शब्द भारत में आया। इसका यह प्रारंभिक अर्थ खेमा या फौजी पड़ाव था। इस अर्थ में उत्तरी भारत के अनेक नगरों में उर्दू बाजार फौजी पड़ाव का बाजार नाम से आज भी मिलता है। मुगल बादशाह के इन फौजी पड़ाव के धीरे धीरे पूर्वी पंजाबी हरियाणी कौरवी ब्रज मिश्रित ऐसी बोली विकसित हुई जिसमें अरबी फारसी तुर्की के शब्द काफ़ी थे। बोलियों का मिश्रण स्थानीय प्रभाव था कि इन खेमों के सिपाहियों के कारण था। जो तुर्की शब्द मुगलों की अपनी भाषा तुर्की तथा उनकी दरबारी भाषा फारसी के कारण थे। शाहजहां ने दिल्ली में लाल किला बनवाया, यह भी एक प्रकार का उर्दू शाही फौजी पड़ाव था किंतु बहुत बड़ा था, अतः इसे उर्दू न कहकर उर्दू ए मुअल्ला कहा गया तथा यह बोली जाने वाली भाषा जबान उर्दू ए मुअल्ला श्रेष्ठ शाही पड़ाव की भाषा कहलाई। भाषा विशेष के अर्थ में उर्दू शब्द हम इस जबान उर्दू ए मुअल्ला का संक्षेप। भाषा के अर्थ में उर्दू शब्द का प्रयोग सबसे पहले कब हुआ यह कहना कठिन है, किंतु मोटे रूप में 18वीं सदी के मध्य में इसका प्रयोग चल पड़ा। यद्यपि इसे ज़्यादातर हिंदी या रेख्ता विशिष्ट भाषा कहते थे। इसके साथ ही इसे हिंदुस्तानी नाम से भी अभिव्यक्त किया गया। 1850 में आते आते इस भाषा के लिए अन्य नामों का प्रचलन बंद हो गया और केवल उर्दू नाम चलने लगा। हिंदवी के मुख्यतः 2 रूप प्राचीन काल से आ रहे हैं। एक तो बोली जो ब्रज अवधि तथा आदि का था, तो दूसरा एक प्रकार से मिश्रित रूप था जो किसी क्षेत्र से संबंध न होकर पूरे हिंदी प्रदेश में उभरा है। गोरखनाथ, खुसरो, कबीर आदि इसके प्रारंभिक रूप मिलते हैं। लगभग ऐसी ही मिश्रित भाषा अरबी फारसी तुर्की शब्दों से युक्त उर्दू भी है। आगे चलकर दोनों के मूलाधार एक हो गए तथा फारसी अरबी तुर्की शब्दों से युक्त उर्दू कहलाई। फारसी अरबी तुर्की शब्दों से युक्त भाषा उर्दू कहलाई तो संस्कृत से युक्त हिंदी। हिंदी नाम और उसके विभिन्न रूप। हिंदी शब्द का संबंध संस्कृत शब्द सिंधु से माना जाता है। सिंधु नदी को कहते हैं और उसी आधार पर उसके आसपास की भूमि को सिंधु कहने लगे।
सिंधु शब्द ईरानी में जाकर हिंदू और फिर हिंद हो गया और इसका अर्थ हुआ सिंध प्रदेश। बाद में इसे ईरानी धीरे धीरे भारत के अधिक भागों में परिचित होते गए और इस शब्द के अर्थ में विस्तार होता गया तथा हिंद धीरे धीरे पूरे भारत का वाचक हो गया। इसी में ईरानी का एक प्रत्यय लगने से हिंदिक बना जिसका अर्थ है हिंद का। यूनानी शब्द इंडिका, अंग्रेजी शब्द इंडिया आज इस हिंद के भी विकसित रूप है। हिंदी भी एक हिंदी का ही परिवर्तित रूप है और इसका मूल अर्थ हिंदी का है। इस प्रकार विशेषण है कि हिंदी भाषा के अर्थ में संज्ञा हो गया। हिंदी भाषा के लिए इस शब्द का प्राचीनतम प्रयोग सरफुद्दीन यजदी के जफरनामा 1424 में मिलता है। वस्तुतः शब्दों में अरबी, फारसी तथा संस्कृत के अधिक की बातें छोड़ दे तो हिंदी और उर्दू कोई खास अंतर नहीं, दोनों एक ही भाषा की दो शैलियाँ हैं। इसलिए प्रारंभ में हिंदी शब्द का प्रयोग हिंदी और उर्दू दोनों के लिए होता है। तज़किरा मखजन उल गरायब में आता है, दर जबाने हिंद की मुराद उर्दू अस्त, यहाँ हिंदी शब्द उर्दू का समार्थी है। तो दूसरे हिंदी के सूफी कवि नूर मोहम्मद ने लिखा है, हिंदू मगम पाव न राख्यो का बहुत जो हिंदी भाख्यो। यहाँ इस शब्द का प्रयोग हिंदी के लिए है। मुल्ला वजही सौदा मीर के आदि ने अपने शेरों को हिंदी शेर कहा है। गलिब ने अपने पत्रों में कई स्थानों पर हिंदी और उर्दू को समानार्थी रूप प्रयुक्त किया है। अनुमान है कि 19वीं सदी के प्रथम चरण अंग्रेजों की विशेष भाषा नीति के कारण ही दोनों को अलग अलग भाषाएं माना जाने लगा। उर्दू को मुसलमान से जोड़ दिया गया और हिंदी को हिंदुओं से। यदि अंग्रेज बीच में न पड़े होते तो आज ये दोनों भाषाएं एक होती। अच्छा, हिंदी शब्द का प्रयोग आज मुख्यतः 3 अर्थों में हो रहा है। हिंदी पहला का है हिंदी शब्द अपने विस्तृत अर्थ में हिंदी प्रदेश में बोली जाने वाली 17 बोलियों का घोतक है। हिंदी साहित्य के इतिहास में हिंदी शब्द का प्रयोग किसी अर्थ में होता है, इसलिए इसके अंतर्गत ब्रज, अवधी, डिंगल, मैथिली, खड़ी बोली आदि प्राय सभी लिखित साहित्य का विवेचन किया जाता है। दूसरा देख लेते हैं। भाषा विज्ञान में प्राय पश्चिमी हिंदी पूर्वी हिंदी ही मानते रहे हैं। ग्रियर्सन ने इसी आधार पर हिंदी प्रदेश के अन्य उपभाषाओं को राजस्थानी, पहाड़ी, बिहारी कहा था, जिसमें हिंदी शब्द का प्रयोग नहीं, किंतु अन्य 2 को हिंदी मानने के कारण पश्चिमी हिंदी तथा पूर्वी हिंदी नाम दिया। इस प्रकार इस अर्थ में हिंदी 8 बोलियां ब्रज, खड़ी, बुंदेली, हरियाणी, कन्नौजी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी का सामूहिक नाम है। तीसरा, हिंदी शब्द का संकुचितम अर्थ है खड़ी बोली साहित्यिक हिंदी, जो आज हिंदी प्रदेशों की सरकारी भाषा है, पूरे भारत की राजभाषा है। समाचार पत्रों, फिल्मों में जिसका प्रयोग होता है, जो हिंदी प्रदेश का शिक्षा माध्यम है, जिसे परिनिष्ठिक हिंदी, मानक हिंदी आदि नामों से अभिव्यक्त करते हैं। हिंदी का विकास हम देख चुके हैं कि खड़ी बोली हिंदी का उद्भव सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है, किंतु यदि हिंदी को पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी की 8 बोलियों का प्रतिनिधित्व माने तो इसका उद्भव सौरसेनी तथा अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। विस्तार में जाकर यदि इसे 17 बोलियों का प्रतिनिधित्व माने तो हिंदी का उद्भव सौरसेनी अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। यो तो हिंदी भाषा के कुछ व्याकरणिक रूप पाली में ही मिलने लगे थे। प्राकृत काल में उनकी संख्या और बढ़ गई तथा अपभ्रंश काल में ये रूप प्राय 40% से भी ऊपर हो गया, किंतु हिंदी भाषा का वास्तविक आरंभ 1000 ईस्वी से माना जाता है। इस तरह हिंदी के विकास का इतिहास कुल लगभग 1000 वर्षों 1000 से 2000 में फैला है। भाषा के विकास की दृष्टि से पूरे समय को 3 कालों में बांटा जा सकता है। आदि, मध्य, आधुनिक काल। आदिकाल 1000 से 1500। हिंदी भाषा अपने आदिकाल में सभी बातों अपभ्रंश के बहुत अधिक निकट थी, क्योंकि उसी से हिंदी का उद्भव हुआ था। आदिकालीन हिंदी में मुख्यतः उन्हीं ध्वनियों का स्वरों व्यंजनों का प्रयोग मिलता है जो अपभ्रंश में प्रयुक्त होती थी। मुख्यतः अंतर यह है
अपभ्रंश में केवल 8 स्वर थे। ये आठों ही स्वर, ठीक है, देख लें, आठों ही स्वर मूल स्वर थे। आदिकालीन हिंदी में दो नए स्वर और ए और विकसित हो गए, जो संस्कृत स्वर थे, जिनका उच्चारण क्रमशः ए औ था। चा, छ, जा, झा संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश में स्पर्श व्यंजन थे, किंतु आदिकालीन हिंदी में आकर ये स्पर्श संघर्षी हो गए। तब से अब तक की स्पर्श संघर्षी ही है। ना, रा, ला, सा संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश में दंत ध्वनियाँ थे। आदिकाल में ये वर्ष हो गए, ठीक है। अपभ्रंश में डा, ढा व्यंजन नहीं थे। आदिकालीन हिंदी में इनका विकास हुआ। न, मह, लह पहले संयुक्त व्यंजन थे, अब वे क्रमशः न, म, ला के महाप्राण के रूप में हो गए, अर्थात संयुक्त व्यंजन न रहकर मूल व्यंजन हो गए। आदिकालीन हिंदी का व्याकरण 1000 से 1100 ईस्वी के आसपास अपभ्रंश के बहुत अधिक निकट था। भाषा में काफ़ी रूप ऐसे थे जो अपभ्रंश के थे, किंतु धीरे धीरे अपभ्रंश के व्याकरणिक रूप कम होते गए और हिंदी के अपने विकसित होने लगे। धीरे धीरे 15 ईस्वी तो आते आते हिंदी अपने पैरों पर खड़ी हो गई। अपभ्रंश के रूप प्राय प्रयोग से निकल गए। आदिकालीन हिंदी का व्याकरण सामवेद अपभ्रंश व्याकरण से इन बातों से भिन्न है। अपभ्रंश काफ़ी हद तक सहयोगात्मक भाषा थी। क्रिया तथा कार्य की रूप सहयोगात्मक होते हुए, किंतु आदिकालीन हिंदी में वियोगात्मक रूपों का प्रधान होता चला सहायक क्रियाओं तथा प्रसंगों कारक चिन्हों का उपयोग काफ़ी होने लगा। धीरे धीरे संयोगात्मक रूप कम होते गए और उनका स्थान वियोगात्मक रूप लेते गए। नपुंसक लिंग एक सीमा तक अपभ्रंश में था, यद्यपि संस्कृत प्राकृत की तुलना में उसकी स्थिति अस्पष्ट होती जा रही थी। आदिकालीन हिंदी प्रयोगों में नपुंसक लिंग का प्रयोग प्राय पूर्णतः समाप्त हो गया। गोरखनाथ की रचना में प्रयुक्त कुछ प्रयोगों कुछ लोगों ने नपुंसक लिंग को माना है, किंतु यह मान्यता पूर्णतः असंगत नहीं कही जा सकती। हिंदी वाक्य रचना में शब्द क्रम धीरे धीरे निश्चित होने लगा। आदिकालीन हिंदी शब्द का भंडार अपने प्रारंभिक चरण में अपभ्रंश का ही था, किंतु धीरे धीरे कुछ परिवर्तन आते गए, जिनमें उल्लेख 2-3 हैं। भक्ति काल का आरंभ हो गया, तब अपभ्रंश की तुलना में तत्सम शब्दावली कुछ बढ़ने लगी। मुसलमानों के आगमन से कुछ शब्द पश्तो, फारसी, तुर्की भाषाओं में हिंदी में आए। भक्ति आंदोलन तथा मुसलमानी शासन का प्रभाव समाज पर भी पड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप इस बात की भी संभावना हो सकी कि कुछ ऐसे पुराने शब्द जो अपभ्रंश में प्रचलित थे, इस काल में अनावश्यक या अल्पावश्यक होने के कारण हिंदी शब्द भंडार से निकल गए, फिर उनका प्रयोग बहुत कम हो गया। इस काल के साहित्य में प्रमुखतः डिंगल, मैथिली, दक्खनी, अवधी, ब्रज मिश्रित रूपों का प्रयोग मिलता है। इस युग के प्रमुख हिंदी साहित्यकार गोरखनाथ, विद्यापति, नरपत, नाल, चंद्रवरदाई, कबीर आदि हैं। मध्यकाल 1500 से 1800 इस काल में ध्वनि नामकरण तथा शब्द भंडार के क्षेत्र में मुख्यतः आगे दिए गए परिवर्तन हुए। ध्वनि के क्षेत्र में 2-3 बातें उल्लेख है। फारसी की शिक्षा कुछ व्यवस्था तक तथा दरबार में फारसी का प्रयोग होने से उच्च वर्ग में फारसी का प्रचार हो, जिसके कारण उच्च वर्ग के लोगों की हिंदी में का, खा, गा, जा, फा ये 5 नए व्यंजन आ गए। शब्दांत का कम से कम मूल व्यंजन के बाद आने लुप्त हो गया, अर्थात राम का उच्चारण राम होने लगा, किंतु भक्त जैसे शब्दों में जहां आ के पूर्व संयुक्त व्यंजन था, न रहा। कुछ स्थितियों में अक्षरांत आ का भी लोप होने लगा। उदाहरण के लिए आदिकालीन जप्ता का अब उच्चारण जप्ता हो गया। आगे पहले आ का कुछ स्थितियों में एक जैसा उच्चारित होने लगा था। अहमद। व्याकरण के क्षेत्र में मुख्यतः 3 बातों का उल्लेखनीय है।
इस काल में हिंदी भाषा व्याकरण की क्षेत्र पूरी तरह अपने पैरों पर खड़ी हो गई। अपभ्रंश के रूप प्राय हिंदी से निकल गए। जो कुछ बचे थे वे ऐसे थे जिन्हें हिंदी ने आत्मसात कर लिया। भाषा आदिकालीन भाषा की तुलना में और भी व्यूहात्मक हो गई। संयोगात्मक रूप और भी कम हो गया। परसगो सहायक क्रियाओं का प्रयोग भी बढ़ गया। उच्च वर्ग में फारसी का प्रचार होने लगा। हिंदी वाक्य रचना फारसी से प्रभावित होने लगी। शब्द भंडार की दृष्टि से 5 बढ़ते इस काल में आते आते काफ़ी शब्द फारसी लगभग 3500, अरबी लगभग 2500, पश्तो लगभग 50 तथा तुर्की लगभग 125 हिंदी में आ गए। इनकी संख्या लगभग 600 हो गई। भक्ति आंदोलन के चरम बिंदु पर पहुंचने के कारण तत्सम शब्दों का अनुपात भाषा और भी बढ़ गया। यूरोप में संपर्क होने के कारण कुछ पुर्तगाली, स्पेनी, फ्रांसीसी तथा अंग्रेजी शब्द भी हिंदी आ गए। इस काल में धर्म की प्रधानता के कारण राम जन्मस्थान की भाषा अवधी तथा कृष्ण जन्मस्थान की भाषा ब्रज में ही विशेष रूप से साहित्य रच गया। यो दक्षिणी उर्दू, डिंगल, मैथिली, खड़ी बोली में भी साहित्य रचना। इस काल के प्रमुख साहित्य का जायसी, सूर, मीरा, तुलसी, केशव बिहारी, भूषण देव हैं। आधुनिक काल 1800 से अब तक। आधुनिक कालीन हिंदी में ध्वनि के क्षेत्र 4-5 बातें उल्लेखनीय। आधुनिक काल में शिक्षा के व्यवस्थित प्रचार के कारण तथा प्रारंभ में ही प्रदेश के अनेक क्षेत्रों में कचहरियों की उपभाषा उर्दू होने के कारण जो मध्यकाल के केवल उच्च वर्गों के फारसी पढ़े लिखे लोगों तक प्रचलित थे, इस काल में प्राय 1947 तक सुशिक्षित लोगों में भी खूब प्रचलित हो गए। किंतु स्वतंत्रता के बाद स्थिति बदलती है और अंग्रेजी में प्रयुक्त होने के कारण जब वक्त तो एक सीमा तक अब भी प्रयोग में है, किंतु के ठीक प्रयोग में कमी है। नई पीढ़ी कुछ अपवादों को छोड़कर इनके स्थान का प्राय का खागा बोलने लगी है। अंग्रेजी शिक्षा प्रचार के कारण कुछ बहुशिक्षित लोगों द्वारा कॉलेज, डॉक्टर, ऑफिस, कॉफी आदि में ध्वनि भी हिंदी में प्रयुक्त हो रही है। अंग्रेजी शब्दों के प्रचार के कारण कुछ नए संयुक्त व्यंजन जैसे न भी हिंदी में प्रयुक्त होने लगे हैं। स्वरों में ए, औ हिंदी में आदिकाल में आए थे। इनका उच्चारण अ, औ था, अर्थात ये संयुक्त स्वर थे। आधुनिक काल में मुख्यतः 1940 के बाद ए औ की स्थिति कुछ भिन्न हो गई। इस संबंध में 3 बातें उल्लेखनीय हैं। पश्चिमी हिंदी क्षेत्र में ये स्वर सामान्यतः मूल स्वर रूप से उच्चारित होते थे। पूर्वी हिंदी के क्षेत्र में अब ये औ रूप में संयुक्त रूप से होने प्रयुक्त हो रहे थे। नए व्याकरण कौवा जैसे शब्दों पश्चिमी तथा पूर्वी दोनों के क्षेत्रों में औ का उच्चारण क्रमशः संयुक्त स्वर आई औ रूप में होता है। मध्यकाल में आ का लोप शब्दांत तथा कुछ स्थितियों में अक्षरांत में होना आरंभ हुआ था। आधुनिक काल आते आते यह प्रक्रिया पूरी हो गई। अब हिंदी में उच्चारण में कोई शब्द अकारांत नहीं है। वह ध्वनि आदिकाल मध्यकाल के कुछ अपवादों को छोड़कर प्राय द्वष्टोष्ट रूप में उच्चारित होती थी। अब वह कुछ अपवादों को छोड़कर हिंदी के काफ़ी शब्दों में कम से कम पश्चिमी क्षेत्र में दंतोष्ट रूप में उच्चारित होती है। व्याकरण की दृष्टि से अधोलिखित बातें कही जा सकती है। आदिकाल में हिंदी की विभिन्न बोलियों के व्याकरणिक अस्तित्व का प्रारंभ हो गया था, किंतु काफ़ी व्याकरणिक रूप ऐसे थे जो आसपास के क्षेत्रों में समान थे। मध्यकाल में उनमें इस प्रकार के मिश्रण काफ़ी कम हो गई थी। सूर, बिहारी, देव आदि ब्रजभाषा, जायसी, तुलसी आदि अवधी प्रमाण है। आधुनिक काल तक आते आते ब्रज, अवधी, भोजपुरी, मैथिली आदि कई बोलियों का व्याकरणिक अस्तित्व इतना स्वतंत्र हो गया कि इन्हें बड़ी सरलता से भाषा संज्ञा दी जा सकती है। हिंदी प्राय पूर्णतः एक व्यूहात्मक भाषा हो गई। प्रेस, रेडियो, शिक्षा, व्याकरणिक विश्लेषण आदि के प्रभाव से हिंदी व्याकरण का रूप काफ़ी स्थिर हो गया। कुछ अपवादों को छोड़कर हिंदी व्याकरण का मानक रूप सुनिश्चित हो चुका है। व्याकरण के स्थिरीकरण से आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का मुख्य हाथ रहा है।
कहा जा चुका है मध्यकाल में हिंदी वाक्य रचना एक सीमा तक फारसी से प्रभावित हुई। आधुनिक काल में अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार फारसी की तुलना में कहीं अधिक हुआ। साथ ही समाचार पत्रों, रेडियो, सरकारी कामों में प्रयोग होने के कारण अंग्रेजी हमारे निकट आई। इसका परिणाम यह हुआ हिंदी भाषा वाक्य रचना, मुहावरे, लोकोक्ति आदि क्षेत्र में अंग्रेजी से बहुत अधिक प्रभावित हुई। उदाहरण के लिए मैं सोने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू स्लीप का अनुवाद है तो वह आदमी जो कल बीमार था आज वो मर गया। द मैन हु फेल इल येस्टरडे एक्सपायर्ड टुडे। इसी तरह प्रकाश डालना, मुहावरा टू थ्रो लाइट ऑन का अनुवाद है तो आवश्यकता आविष्कार की जननी है। लोकोक्ति नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन का अंग्रेजी के विराम चिन्हों के माध्यम से हिंदी वाक्य रचना को प्रभावित किया। इधर कुछ वर्षों से कीजिए के लिए करिए, मुझे के लिए मेरे को, मुझको के लिए मेरे से, तुझ में के लिए तेरे से। नहीं जाता के स्थान पर नहीं जाता है स्थान के नहीं जाता, नहीं जा रहा के स्थान पर नहीं जा रहा। जैसे नए रूपों नई वाक्य रचना प्रचार कुछ क्षेत्रों में बढ़ता जा रहा था, अर्थात हिंदी भाषा की रूप रचना वाक्य रचना में परिवर्तित हो रहा था। शब्द भंडार की दृष्टि से 1800 के अब तक आधुनिक काल को सामान्यतः 6-7 उपकालों में विभाजित किया जा सकता। 1850 तक का हिंदी का शब्द भंडार मोटे रूप से वही था जो मध्यकाल के अंतिम चरण में था। अंतर केवल यह था कि धीरे धीरे अंग्रेजी के आधिकारिक शब्द हिंदी भाषा में आते जा रहे थे। 1850-1900 के अंग्रेजी और शब्दों के आने के अतिरिक्त आर्य समाज के प्रचार प्रसार के कारण तत्सम शब्दों का प्रयोग बढ़ा और कुछ पुराने तद्भव शब्द परिनिष्ठित हिंदी से निकल गए। 1900 ईस्वी के बाद द्विवेदी जी काल का छायावाद काल में अनेक कारणों से तत्सम शब्दों का प्रयोग बढ़ना प्रारंभ हो गया। प्रसाद पंत महादेवी वर्मा का पूरा साहित्य इस दृष्टि से दर्शनीय है। इसके बाद प्रगतवादी आंदोलन के कारण तद्भव शब्दों का प्रयोग पुनः वृद्धि हुई तथा तत्सम शब्दों में काफ़ी कमी हुई। 1947 लगभग यही स्थिति रही। इसके बाद शब्द भंडार में कई बातें उल्लेख हैं। अनेक पुराने शब्द नए अर्थों को प्रचलित हो गए। उदाहरण के लिए सदन, राज्यसभा, लोकसभा के लिए दोनों सदनों का प्रयोग तो नई आवश्यकता की पूर्ति के लिए क्षणिक, फिल्माना, घुसपैठिए जैसे बहुत से नए शब्द हिंदी में आ गए। साहित्य में नाटक, उपन्यास, कहानी, कविता की भाषा बोलचाल के लिए बहुत निकट है। उसमें अरबी, फारसी तथा अंग्रेजी के जन प्रचलित शब्दों का काफ़ी प्रयोग हो रहा है, किंतु आलोचना की भाषा अब भी एक सीमा तक तत्सम शब्दों से काफ़ी लदी हुई है। इधर हिंदी को पारिभाषिक शब्दों की बहुत आवश्यकता पड़ी क्योंकि वह अब विज्ञान, वाणिज्य, विधि आदि की भाषा है। इसकी पूर्ति के लिए अनेक शब्दों अंग्रेजी, संस्कृत आदि से लिए हैं तथा अनेक नए शब्द बनाए गए हैं। स्वतंत्रता के पूर्व हिंदी में मुश्किल से 5-6 हजार पारिभाषिक शब्द थे, किंतु अब उनकी संख्या लगभग 1 लाख है। दिनों दिन उसमें वृद्धि होती जा रही है। हिंदी शब्द भंडार अनेक प्रभाव को ग्रहण करते हुए तथा नए शब्दों से नए समृद्ध होते हुए दिनों दिन अधिक व्यापक होता जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप हिंदी अपनी अभिव्यंजना में अधिक सटीक, निश्चित, गहरी और समर्थ होती जा रही है। किसी भाषा के प्रचार क्षेत्र में जैसे जैसे विस्तार होता है उसके एकाधिक रूप विकसित होते हैं। जैसे आज इंग्लैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया अंग्रेजी ध्वनि व्यवस्था, रूप रचना, वाक्य गठन तथा शब्द भंडार की किसी भी दृष्टि से पूर्णता एक नहीं है। हिंदी के साथ भी वही स्थिति होती जा रही है। संविधान 351 के अनुच्छेद के अनुसार भाषा के जिस रूप में हिंदी का विकास होना है वह कम से कम शब्द भंडार के क्षेत्र में प्राय सभी भाषाओं में कुछ न कुछ ग्रहण करेगी। इस प्रकार राष्ट्रभाषा के बारे में उसका स्वरूप एक प्रकार से सर्वदेशिक होगा। नागपुर में हुए विश्व हिंदी सम्मेलन 1975 में इस दिशा के स्वदेश विदेश के हिंदी विभागों विदेशों ने यथेष्ट विचार विमर्श के उपरांत उपयुक्त निष्कर्ष से ही सहमत प्रकट की और हिंदी को राष्ट्रभाषा के साथ
साथ विश्व की एक प्रमुख भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने का संकल्प व्यक्त किया। थैंक यू। जय माता दी।